हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ के फर्स्ट पार्ट बताए थे, जिसमें हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ख़त्म किए थे। अब आज उसके आगे व्हाट लिव्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या क्या रहता है। रेन फॉरेस्ट contain the bulk of the world's species of plants and trees, and many of these have still not been described scientifically. Every year new plants are discovered and new and valuable plant chemicals are found. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतने ज़्यादा मात्रा में प्लांट की वैरायटी होते हैं कि अभी तक सबकी खोज करना या साइंटिफिकली सबके नाम बताना या सबके बारे में बताना संभव नहीं हो पाया। और बहुत हर साल नए नए पेड़ पौधे इसमें आविष्कार होते हैं और बहुत सारे वैल्यूएबल प्लांट मिलता है इसमें, जो बहुत कीमती होते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा क्या होता है, कीमत बहुत। डिफरेंसेस बिटवीन एवरग्रीन एंड डिसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन और डिसिडियस फॉरेस्ट दोनों में क्या अंतर है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड अबंडेंट सनशाइन। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है और बहुत ज़्यादा धूप मिलता है, उस एरिया में एवरग्रीन सदाबहार जंगल मिलता है। और डिसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे होता है। डिसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द मॉडरेट कूल क्लाइमेट एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जहाँ पे मध्यम वर्ग के बारिश होता है और मौसम भी मध्यम वर्ग के रहते हैं, जो ठंडी है वो भी मध्यम वर्ग के रहते हैं। इस ऐसे एरिया में क्या होता है, डिसिडियस फॉरेस्ट मिलता है। डिसिडियस फॉरेस्ट मेनली ठंडी के जगहों में मिलता है, पहाड़ी एरिया में। ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग एनी सीजन ऑफ द ईयर। पूरे साल भर ऐसा कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है जिस समय जंगल के सारे पत्ती गिर जाता है। हरा भरा रहता है पूरे साल भर। कुछ जो पुराने पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, उसके जगह पे नए पत्ती होता है, हाँ, लेकिन सारे पेड़ का जो पत्ती है वो एक साथ नहीं गिरता है। Trees in this forest shed their leaves in a particular season in order to conserve loss of moisture through transpiration. लेकिन डिसिडियस फॉरेस्ट के जो पेड़ के पत्ती होते हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में, खास करके गर्मी के सीजन में, उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, क्योंकि उस समय पेड़ अपने तने में पानी को स्टोर करके रखते हैं ताकि उसके तने में मॉइस्चर बना रहे। These forests are found on the eastern margin of the continents like South China, South Brazil. इस तरह के पेड़ ईस्ट के साइड में, खास करके चाइना के साउथ साइड में, ब्राज़ील के साउथ साइड में, दक्षिण भाग में मिलता है। और दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन सब ट्रॉपिकल रीजियंस लाइक एशिया, सेंट्रल अमेरिका, ब्राज़ील। और डिसिडियस फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, सब ट्रॉपिकल रीजियन, जैसे 30 डिग्री तक जो एरिया होता है वो ट्रॉपिकल एरिया होते हैं। तो एशिया और सेंट्रल अमेरिका, ब्राज़ील, इस एरिया में इस तरह के पेड़ मिलता है विथ ए डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन लाइक मानसून। और मानसून में इस जगह पे हम लोग क्या है, डिसिडियस फॉरेस्ट देखते हैं, जिस एरिया में बारिश भी होता है। दिस फॉरेस्ट कॉन्सिस्ट ऑफ हार्डवुड स्पीसीज लाइक बैम्बूस, रबर, सैंडलवुड, रोजवुड। इस जंगल में रबर, सैंडलवुड, रोजवुड और बैम्बू का पेड़ दिखाई देता है। इन दिस फॉरेस्ट द ट्रीज आर जनरली डिसिडियस एंड हैव ब्रॉड लीव्स लाइक ओक, एश, सीडर, फर। इस डिसिडियस फॉरेस्ट के जंगल में चौड़े पत्ती के पेड़ दिखाई देता है, जैसे ओक, एश, सीडर, फर, ये सब। सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द सब ट्रॉपिकल बेल्ट। ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट में ईस्टर्न साइड में इस तरह के पेड़ दिखाई देता है। मेजर एरियाज आर, जो इसके मुख्य जो एरिया है जिस जगह पे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है वो है साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चाइना, साउथ चाइना में, इन एशिया के अंदर ये सब जगह। दिस फॉरेस्ट contain hardwood trees with broad leaves. Trees of economic value include eucalyptus and कोरिया पाइन इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कोरिया पाइन मिलता है और यूकलिप्टस भी मिलता है, जिसके इकोनॉमिक महत्व बहुत ज़्यादा है, अर्थनैतिक मूल्य बहुत ज़्यादा है। रियो द जेनेरियो आर्ट समिट 1992। इन जून 1992 मोर देन 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international art summit. The summit was convened for addressing urgent problems in environmental protection and socio-economic development at the global level. 1992 के जून में 100 देशों के जो प्रधान हैं वो लोग ब्राज़ील में एक साथ मीट किए थे। किस लिए मीट किए थे, वो लोग एक सम्मेलन किए थे, इंटरनेशनल आर्ट समिट, जिसमें
जो एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है, एनवायरनमेंट के बचाने के लिए जो भी व्यवस्था है उसके बारे में इस समिट में आलोचना हुआ था कि कैसे जो हम लोगों के देश के एनवायरनमेंट, हम लोगों के नहीं पूरे पृथ्वी के जो एनवायरनमेंट दूषित हो जा रहा है, कैसे उसको उससे बचा जा सके, कैसे हर तरह से हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, उसके लिए ये समिट हुआ था। द असेंबल लीडर साइन द डिक्लेरेशन ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो लोग उसमें शामिल हुए थे ब्राज़ील के उस सम्मेलन में, उसमें वो लोग एक डिक्लेरेशन किए थे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर कि कैसे हम लोग पूरे पृथ्वी को बचा सके, क्योंकि जो क्लाइमेटिक चेंज हो जा रहा है, वेदर का चेंजिंग हो, तो इसमें बहुत सारे एजेंडा लिया गया था। इस समिट में 21 एजेंडा लिया गया था, जिसमें ये जो एनवायरमेंटल चेंज हो जा रहा है, जैसे एनवायरमेंटल बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है, इसके कारण बहुत सारे डिजीज़ेस हो रहा है और गरीबी भी बढ़ रहा है, तो कैसे इससे निपटा जाए, ये सब लेकर इस सम्मेलन में बहुत सारे बातचीत हुआ था। अच्छा, अब हम लोग मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। हॉट ड्राई समर्स, वार्म विंटर्स अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। भूमध्य सागर के आसपास के जो एरिया है उसी को मेडिटेरेनियन, उस एरिया में जो जंगल है उसी को मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट कहते हैं। अफ्रीका के उत्तर साइड में हम लोग भूमध्य सागर देखते हैं। अच्छा, इस जगह पे क्या होता है, जो समर होते हैं, गर्मी के सीज़न बहुत गर्मी होता है और विंटर्स में भी क्या होता है, गर्मी बना रहता है, मतलब उतना ज़्यादा ठंडी नहीं होता है। मेडिटेरेनियन सी क्रिएट कंडीशन फॉर this type of the forest. Here the summers are dry and winters receive a moderate rainfall about 100 centimeter. मेडिटेरेनियन एरिया में रेनफॉल होता है विंटर में 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है, गर्मी में बहुत गर्मी रहता है। द फॉरेस्ट कॉन्सिस्ट ऑफ द वाइडली स्प्रेड स्ट्रीट विथ शार्प ग्रोइंग बिटवीन देम। इस एरिया में हम लोग झाड़ियों जैसे पेड़ देखते हैं। ट्रीज आर अडेप्टेड टू विथस्टैंड ड्राई समर्स विदाउट शेडिंग देयर लीव्स। इस एरिया के जो भी पेड़ पौधे दिखाई देता है वो लोग अपने आप को ऐसे ढाल लिए है ताकि वो लोग गर्मी के समय जो ज़्यादा गर्मी होता है उसको वो लोग झेल सके, और उस समय वो लोग अपने पत्तियों को भी नहीं गिराते हैं। ऐसे ट्रीज अपने आप को अडेप्ट कर ली है। दे हैव थिक बार्क एंड स्पाइनी वैक्सीज एंड स्मॉल लीफ टू रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय ट्रांसपिरेशन। उन लोगों के जो खाल होते हैं बहुत मोटे होते हैं और कांटेदार होते हैं, और पत्तियों के ऊपर एक मोम का जो लेबल बना रहता है, प्रोलेप लगा रहता है, जैसे ताकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लॉस ना हो सके। देयर रूट्स आर लॉन्ग टू ट्रैप वाटर फ्रॉम द डेप्थ्स अंडरग्राउंड। लोग इस सब पेड़ के, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट के जो जितने भी पेड़ होते हैं उनके जो जड़ होते हैं बहुत गहराई तक, धरती के बहुत गहराई तक ये लोग ये पहुंच जाते हैं, ताकि वहाँ से वो लोग, वहाँ से ये पेड़ क्या कर सके, पानी को ले सके। इंपॉर्टेंट ट्रीज वोक, कॉर्कोक, ऑलिव, चेस्टनट, सीडर एंड साइप्रस, इस तरह के पेड़ इस एरिया में मिलता है। टू कॉमन सर्प, माइट्रेल एंड लेरुवेल, ये भी इस जगह पे झाड़ियों जैसे पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अब हम लोग सब आर्कटिक एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। दिस फॉरेस्ट मेक द ग्रेटेस्ट स्ट्रेच ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड बिटवीन 55 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। सब आर्कटिक एवरग्रीन फॉरेस्ट 55 डिग्री से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच अवस्थित है। दिस बेल्ट रेंजिंग द 1600 टू 2400 किलोमीटर विथ ऑफ द नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से लेकर, उत्तर से लेकर साउथ तक ये 1600 से लेकर 2400 किलोमीटर तक चौड़ा है। ग्रिड लेव्स ऑफ द अर्थ इज डिस्टेंस ऑफ द 20,000 किलोमीटर ओवर द नॉर्थ पोलर रीजियन इन यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ पोलर रीजियन में 20,000 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। ये छोड़कर भी एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप के जो पोलर रीजियन है उस एरिया में इस तरह के पेड़ देखने को मिलता है, क्योंकि ठंडी के जगह पे इस तरह के पेड़ होता है। द फॉरेस्ट कॉन्सिस्ट ऑफ द कॉर्निफेरस ट्रीज। इस एरिया में कॉर्निफेरस ट्रीज मिलते हैं, शंकुदार पेड़। द मोर कॉमन ऑफ विच इज पाइन, फार, स्प्रूस एंड लैचेस। इस एरिया में पाइन्स, फार, स्प्रूस एंड लैचेस जैसे पेड़ दिखाई देता है। अब हम लोग वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। जो वन्य जंतु होते हैं, जंगली जंतुएं होते हैं, उनके बारे में। वाइल्ड लाइफ may be defined as living organism that are neither human nor domesticated, especially mammals, birds, fish, which are hunted by man.
जंगली जानवर क्या होता है, वो लोग अपने आप ही जंगल में पलते बढ़ते हैं और उन लोगों को क्या करते हैं, मनुष्यों द्वारा पालतू नहीं बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे मैमल्स हैं जो लोग स्तनधारी है, बहुत सारे चिड़िया है, मछली है, जिसको लोग क्या करते हैं, अपने शिकार बनाते हैं। तो ये इस जंगल में ही रहते हैं, जंगल में ही पलते बढ़ते हैं, वहाँ पे इन लोगों का सब कुछ है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑल्सो डिफाइंस वाइल्ड लाइफ एज एनी एनिमल्स, बीज, बटरफ्लाई, crustacean, fish, moth, and aquatic and land vegetation which form the part of any habitat। 1972 में एक एक्ट पास किया गया था जिसके तहत ये जो वन्य जीव है, जंगली जानवर है, उन लोगों को प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बनाया गया था ताकि उन लोगों को उन सब जंगली जीवों को जो अंधाधुंध शिकार किया जाता है उसको रोक सके। और इसमें हर तरह के जानवर है, एनिमल से लेकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, हाँ, पानी के रहने वाले जीव, हर तरह के, बहुत सारे मछली है, कड़े खोल वाला जल जीव है, मौत है, इन सब जीव इसके अंदर आते हैं। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज प्रोवाइड एस्थेटिक, रिक्रिएशनल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड एट द सेम टाइम हैव ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, जंगली जानवर का जो ये संसाधन है, वो हम लोगों को किस लिए ज़रूरी है, वो ये सिर्फ हम लोगों के लिए सौंदर्य या मनोरंजन ही नहीं करते, इन लोगों के जो अर्थनैतिक कीमत है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हैव ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, नेचर्स मिलियंस ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ परफॉर्म सम ऑफ द डेफिनिट बायोलॉजिकल फंक्शन विच कीप द डेलिकेट बैलेंस ऑफ आवर बायोस्फीयर। वन्य जीवों की ज़रूरत इसलिए है, हम लोगों के जो जीव मंडल है, इस जीव मंडल का जो बैलेंस है, संतुलन है, इसको बना के रखने में ये सब जीव की भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। इसीलिए सिर्फ सौंदर्य के साथ साथ, मनोरंजन के साथ साथ, ये जो वास्तुतंत्र है उसके बैलेंस के लिए भी वन्य जीव बहुत ज़रूरी है। नीडलेस टू से एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड शेल्टर। जो जंगली जानवर होते हैं वो डायरेक्टली, सीधे तरीके से, और इनडायरेक्टली वो लोग क्या होते हैं, भोजन के लिए और रहने के लिए पेड़ पौधे के ऊपर निर्भर रहते हैं। दास वाइल्ड लाइफ प्लेस एन इंट्रीगल रोल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस इन द नेचर। और इसी के कारण ये लोग वास्तुतंत्र के साथ एकदम बहुत अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इकोलॉजिकल बैलेंस और नेचर को प्रोटेक्ट करने में वाइल्ड लाइफ का बहुत ज़्यादा क्या है, भूमिका है। Today, human activities pose the greatest danger to wildlife and their natural habitat. Over 600 species are officially acknowledged to be endangered. लेकिन ये जो वन्य जीव है, मनुष्य के कारण बहुत ज़्यादा खतरे में अब आ गए हैं, क्योंकि मनुष्य क्या करता है, जंगल को काट देता है। इसके कारण वन्य जीवों के रहने के जगह, भोजन के लिए उन लोगों को सही तरीके से भोजन भी नहीं मिलता, न रहने का जगह मिलता है, और वन्य जीवों का शिकार करने के कारण भी आज ये वन्य जीव बहुत खतरे में है। कम से कम 600 ऐसे प्रजातियां हैं जो एकदम ख़त्म होने के कगार पे है। ग्रेटर डैमेज हैज़ बीन कॉज्ड बाय द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कंस्ट्रक्शन रोड, रेलवेज, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, सिटीज़ एक्सेट्रा। मनुष्य क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगलों का नुकसान कर दिया है। वो लोग रोड बना जंगल के अंदर से रोड बना दिए हैं, जंगल को काट के रेलवेज लाइन बिछाए हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बना हुआ है, सिटीज़ बना हुआ है। तो जंगल कम होने के कारण जंगली जानवर के जो रहने की जगह है, जहाँ से उन लोगों को बहुत ज़्यादा क्या मिलता था, भोजन भी मिलता था, ये सब कुछ आज खतरे में है। देयर नेचुरल पॉपुलेशन ट्रेंड्स टू बी क्वाइट स्मॉल बिकॉज ईच इंडिविजुअल रिक्वायर्स प्रोपोर्शनली more territory. The three main causes that gave danger the wildlife are deforestation, indiscriminate hunting and poaching, and environmental pollution. बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये जो वाइल्ड लाइफ है बहुत ज़्यादा खतरे में है। उसमें एक तो डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ पौधे के कटाव, एक तो बहुत अंधाधुंध जो क्या हो रहा है, शिकार हो रहा है, मनुष्य शिकार कर लेते हैं जानवरों को, अब जो शिकार हो रहा है, और जो एनवायरनमेंट अभी पॉल्यूटेड हो जा रहा है, उसके ये सब कारण, और बहुत मतलब इंसान जो क्या करता है, एकदम विवेकहीन तरीके से शिकार करता है जानवर के, इन सब कारण से हम लोगों के वन्य जीवों के जीवन बहुत खतरे में है। डिफॉरेस्टेशन फॉर ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर सिविलाइजेशन कॉजेज एनिमल्स इन फॉरेस्ट टू लॉस देयर शेल्टर एंड फूड।
डिफॉरेस्टेशन के कारण, जंगल के कटाव के कारण जानवरों को क्या होता है, अपने भोजन से और अपने जो निवास स्थान है, रहने की जगह है, उससे वो लोग क्या हो जा रहा है, वो लोग रहने की जगह, डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है, वन्य जीवों के रहने की जगह और भोजन की कमी हो जा रहा है। Indiscriminate hunting, though ages for skiing, fur, feathers, has brought many species wildlife। अच्छा, ये जो हंटिंग होता है अविवेक के तरह, उसके वो किस लिए होता है, जानवर के जो खाल होता है, चमड़ा होता है, उन लोग उसके पंख होते हैं, दांत होते हैं, इन सब के कारण धीरे धीरे जो वन्य जीव है अब विलुप्त होते जा रहे हैं। Environmental pollution is making the adverse impact on the wildlife. Millions of seabirds die every unpleasant death as a result of their feathers getting covered in sticky black oil waste। और जो seabirds है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे है, क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में दूषित हो गया है। The need to conserve, जो ये वन्य जीव है और जो हम लोगों के पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, इसके संरक्षण बहुत ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? मैंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव कॉज्ड एन अलार्मिंग डिप्लेशन ऑफ द आर्थ नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक जो वनस्पति है, जो प्राकृतिक संपदा है, उसके ऊपर हम लोगों के अर्थनैतिक एक्टिविटी निर्भर करती है, क्योंकि उससे हम लोगों के बहुत सारे आजीविका चलती है। In many years, the original vegetation have been completely removed to make room for human settlement, crop fields and so on। बहुत सारे साल ऐसा है जिसके कारण हम लोगों को जो प्राकृतिक जो संपदा है उसको धीरे धीरे हटाना पड़ा था, लोगों के रहने की जगह के लिए, फिर जो खेती है खेती करने के लिए। लेकिन ये संख्या बहुत ज़्यादा, जनसंख्या बढ़ने के कारण ये जो प्राकृतिक संपदा है वो उसके विनाश का मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है, और उसके कारण मनुष्य आज बहुत खतरे के सामने आ गए हैं। डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द मेनी वाइल्ड क्रिएचर्स, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। और जंगल के कटाव के कारण जो वाइल्ड क्रिएचर्स है, वन्य जीव है, उन लोगों के जो प्राकृतिक रहने की जगह है, निवास स्थल है, उसकी कमी हो गया है, और वो लोग अब बहुत मुश्किल से वो लोग ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि पहले जंगल में उन लोगों के रहने की जगह, भोजन, सब कुछ मिल जाता था। लेकिन इन सब जंगल जब मतलब ख़त्म हो जा रहा है, तो उन लोगों के रहने की जगह, जंगली जानवर के रहने की जगह की कमी हो जा रहा है, भोजन की भी कमी हो जा रहा है। ये लोग, इसी के कारण ये जानवर क्या करते हैं, मनुष्य के बस्तियों में आ जाते हैं। मनुष्य अपने आप को बचाने के लिए जानवरों को मार भी डालते हैं। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जंगल के कटाव के कारण हम लोगों को प्राकृतिक दूषण के भी सामना करना पड़ रहा है, विच मे इन द लॉन्ग रन थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ ऑल द क्रिएचर्स इंक्लूडिंग मैन। और ऐसे ही अगर डिफॉरेस्टेशन, जंगल का कटाव चलता ही जाएगा तो सिर्फ वन्य जीव नहीं, जंगल में रहने वाले जंगली जीव ही नहीं, मनुष्य के लिए भी जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पेड़ से ही हम लोगों की पूरी दुनिया चलता है। पेड़ से हम लोगों को भोजन मिलता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलता है, पानी मिलता है, बारिश भी पेड़ होता है, वो भी पेड़ के कारण, मिट्टी को जकड़ के रखना, सब कुछ हम लोगों के पेड़ से ही सब कुछ चलता है। तो जब पेड़ ही कट जाएगा तो ये दुनिया एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा। Over the years, loss of the habitat and the reckless hunting have caused the decline of the number of the wild animals. Many species have become extinct and many are facing extinction. Even those wild animals that have adapted to life near human habitation are at risk. For example, vultures in India and other South Asian countries have been dying of kidney failure after feeding the carcasses of animal treated with the drug डाइक्लोफेनाक। धीरे धीरे जंगल के कटाव के कारण जंगली जानवर और मनुष्य तो खतरे में आ रहे हैं, और बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो एकदम विलुप्त होने के कगार पे है। जैसे हम लोग वाल्चर्स के नाम सुने हैं, इंडिया में और साउथ एशियन कंट्रीज़ में पहले बहुत ज़्यादा वाल्चर्स दिखाई देता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो जो वाल्चर्स है किडनी फेलियर के कारण ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि जो वाल्चर्स है जिस मृत जीवों को खाते हैं, भोजन करते हैं, उसमें वो जीव इतने ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे डाइक्लोफेनाक है, ये सब मेडिसिन यूज़ करने के लिए उस जानवर को, चाहे इंसान हो चाहे एनिमल्स हो, इस्तेमाल के लिए क्या हो जा रहा है, जो खेत में भी बहुत सारे केमिकल्स
इस्तेमाल होता है, वो सब खाने के कारण वाल्चर्स के किडनी वो एडप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो सब वाल्चर्स धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। Once common vultures are now so endangered in the wild that they are being bred in captivity to save them from total extinction। कुछ vultures होते हैं जो एकदम खतरे में है, वो लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपनी नस्ल, मतलब कुछ नस्ल तो एकदम ख़त्म हो जा रहा है और कुछ नस्ल क्या हो रहा है, अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं दूसरे तरीके से। ड्यू टू द डिसअपीयरेंस ऑफ दिस नेचुरल स्कैवेंजर्स कार्कसेस नाउ लाई रॉटिंग इन डम्प्स इन मेनी एरियाज। और ये जो प्राकृतिक रूप से जो सफाई कर्मी है, जो स्कैवेंजर्स है, हाँ, मेहतर है, ये सब ख़त्म हो जाने के कारण आजकल जो मरे पचे जो जानवर है वो सब क्या होता है, जहाँ तहाँ पड़े रहते हैं, उसको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। तो पहले क्या होता था, जो मरा और सड़ा हुआ जानवर सब पड़े रहते थे, वाल्चर्स उसको खा के सफाई कर देते थे, लेकिन वाल्चर्स आप एकदम विलुप्त होने के कगार पे है। तो ऐसे ही जगह जगह पे ये सब सड़ा हुआ और मरा हुआ जानवर इधर उधर फेंके रहते हैं, कोई उसको खाते नहीं है, कॉजिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को, वातावरण को भी दूषित करते हैं। ऑल्दो ट्रीटिंग एनिमल्स विथ डाइक्लोफिनेक इज ग्रेजुअली बीइंग स्टॉप, सम फार्मर्स स्टिल डू इट। फार्मर्स अभी भी डाइक्लोफिनेक, ये जो सॉल्ट है, इसको यूज़ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए जो डाइक्लोफिनेक सॉल्ट यूज़ किया जाता था, जो इंजेक्शन या दवाइयाँ यूज़ किया जाता था, अब धीरे धीरे उसको स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया जा रहा है, ताकि ये जो स्कैवेंजर्स है ये लोग पूरी रूप से विलुप्त ना हो सके। फॉरेस्ट, क्योंकि इस तरह के जो मेडिसिन है इसको अडॉप्ट करने की क्षमता वाल्चर्स के अंदर या जो स्कैवेंजर्स है उसके अंदर नहीं रहता है। फॉरेस्ट फायर्स एंड ट्रेड। फॉरेस्ट फायर्स are among the greatest threat to vegetation and wildlife. Forest fire usually happen in hot dry weather when vegetation is dry and catches fire. फॉरेस्ट फायर है जो है, फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में जो आग लग जाती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब गर्मी में जंगल सूख जाता है, उसके पत्तियां सूख जाती है, तब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ये आग जंगल में लग जाती है। ज़्यादा धूप के कारण भी लग सकता है, और बहुत दूसरे कारण से भी ये आग जंगल में लग जाता है, और इसके कारण बहुत बड़े बड़े जंगल एकदम पूरी रूप से क्या हो जाता है, झुलस जाता है। दे मे रिजल्ट फॉर द नेचुरल कॉजेज सच एज लाइटनिंग एंड द वॉल्केनिक इरप्शन, बट मोस्ट आर कॉजेज एक्सीडेंटली और पर्पसली बाय पीपल। कुछ जंगल में क्या होता है, जब बिजली चमकती है, बिजली उसके ऊपर गिरती है, तो उसके कारण जंगल में आग लग जाता है। कुछ जगह पे होता है जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, लावा फूटता है, तो उसके आग से भी जंगल में आग लग जाता है। कुछ ज़्यादातर जो जंगल में आग लगने के जो ज़्यादातर कारण है वो लोगों द्वारा लगाया गया। जंगल में जो आग लगती है, लोग क्या करते हैं, जंगल में बहुत सारे कारण से जंगल में आग जलाते हैं और उसको सही तरह से बुझाते नहीं हैं, तो उस आग से धीरे धीरे जंगल में आग फैलती जाती है। देयर आर वेरियस वेज इन विच मैन मेड फॉरेस्ट फायर कुड स्टार्ट। बहुत सारे मतलब तरीके हैं जिसके तहत जंगल में जो ये आग है वो शुरू होता है। द स्नैपिंग ऑफ पावर लाइन्स, कभी कभी क्या होता है, बिजली के जो तार है वो टूट जाता है, उससे भी होता है। द ड्रॉपिंग ऑफ द लाइटेड मैचेस और सिगरेट, लोग सिगरेट खाते हैं, जो मैचेस जलाते हैं, उसके कारण भी उस जंगल में आग लग लोग जंगल में क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, मैच बॉक्स जलाते हैं और उसको गिरा देते हैं ज़मीन पे, तो उससे घास फूस में आग लग जाता है और उसी से धीरे धीरे जंगल में आग फैल जाता है। द केयरलेस यूज ऑफ द मशीनरी और लिविंग द कैंप फायर अनअटेंड, फॉर एग्जाम्पल जो जंगल में लोग तंबू डाल के रहते हैं ना, कैंप फायर करते हैं, वहाँ पे से भी वो लोग क्या करते हैं, जंगल में आग फैल जाती है। could causes of the surrounding vegetation to catch fire. Some forest fire are started purposely by farmers to clear the land of the farming. कभी कभी क्या होता है, जंगल में खेती करने के लिए किसान जंगल में आग लगा, मतलब कुछ एरिया में आग लगाते हैं जंगल को साफ करने के लिए, तो उसी से भी जंगल में धीरे धीरे आग फैल जाती है ज़्यादा मात्रा में। हाँ, थोड़ा सा जगह में आग जलाने से भी कभी कभी सही तरह से वो आग बुझता नहीं है, तो उससे भी जंगल में आग लग जाती है। Forest fire kills plants and animals and can also spread the human settlement, causing damage of human life and property. They also pollute the air by releasing huge amount of carbon dioxide and
स्मोक। फॉरेस्ट फायर से सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं, पेड़ पौधे ही नहीं, मनुष्य के बस्तियां भी नुकसान होते हैं, क्योंकि लोगों के संपत्ति का भी विनाश होता है और साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाती है, धुआं फैल जाती है, उससे भी मनुष्य बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, सफ़र करते हैं। ए सीरियस डिवास्टेटिंग फॉरेस्ट फायर ब्रोक आउट इन द साउदर्न कैलिफोर्निया इन अक्टूबर 2007 में कैलिफोर्निया में भी ऐसे जंगल में बहुत बड़ी आग लगा था। और कुछ ही रिसेंट में अमेजन बेसिन पे और ऑस्ट्रेलिया में भी जंगल में बहुत भयंकर आग लग गई थी। फैंड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड द फायर स्प्रेड क्विकली। और हवा चलने के कारण ये जो जंगल की आग है बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत जल्दी फैल जाती है। दे डिस्ट्रॉयड ओवर 1500 होम्स, स्कॉचेड ओवर 2000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। जो 2007 में जो कैलिफोर्निया में आग लगा था जंगल में, उससे 1500 घर जल गया था, 2000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड एकदम पूरी रूप से झुलस गया था। किल सेवरल पीपल एंड इंजूरिड मेनी अदर्स। बहुत सारे लोग भी इसमें मर गए थे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट नेचुरल फॉरेस्ट फायर। जो प्राकृतिक रूप से जंगल में आग लगती है, जैसे बिजली गिरने के कारण, वोल्केनिक इरप्शन के कारण, वो तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य द्वारा आग लगाया जाता है मनुष्य के कारण, कामों कोई भी चीज़ों के कारण, उसको हम लोग रोक सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल थ्रू रेगुलर मॉनिटरिंग द लुक आउट्स, कीपिंग वॉच फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टावर्स एंड द क्रूज पेट्रोलिंग द ग्राउंड। तो इसको रोकने के लिए, जंगल में आग ना लगे इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए, एक पेट्रोलिंग जो टावर्स होते हैं, ऊंचे जंगलों में टावर्स बैठाया जाता है जिससे जंगल को देखा जाता है। और जो क्रूज मेंबर्स होते हैं, जंगल के जो पहरेदार होते हैं, उनको घूमना चाहिए और उन लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए, ताकि इस तरह के कोई भी परेशानी हो रहा है तो उसको रोक सके और ना हो मतलब होने की बंदोबस्त कर सके। सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट, स्मोक स्कैनर, ये सब इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जंगल में आग रोकने से जंगल को बचा सकते हैं। Are also often used of monitoring where forest fire are frequent. There should be specifically trained फायर फाइटिंग क्रूज। और जंगल में आग लगने जब लग जाएगा उसको बुझाने के लिए बहुत ट्रेंड फायर फाइटर्स होना चाहिए, जो लोग तुरंत उसको कंट्रोल में ला सके। दे शुड हैव द सुइटेबल इक्विपमेंट्स। और बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी उन लोगों के पास होना चाहिए। एयरक्राफ्ट होना चाहिए जिससे वो लोग क्या कर सके, वाटर स्प्रे करके आग को बढ़ने से मतलब बुझाने में मदद कर सके और आग को रोकने में मदद कर सके। द स्प्रेड ऑफ फायर कैन बी स्टॉप और स्लो डाउन द फायर ब्रेक्स। द फायर ब्रेक्स इज ए स्ट्रेच डिवाइड ऑफ वेजिटेशन एंड अदर थिंग्स दैट कैन बर्न if natural fire breaks such as river are absent. Constructing man-made ones such as wide roads and trench may help. The number of the man-made forest fires can be reduced by making people aware of ill effects of the sun. लोग ज़्यादा अगर सचेत हो जाएंगे तो जंगल में जो आग लगता है वो कम हो जाएगा। और बीच बीच में जो नदी वगैरह होते हैं जो नेचुरल रूप से बनता है, और अगर नेचुरल रूप से कोई नदी नहीं है तो आग पानी के कोई नाला बना के रखना चाहिए जंगल के आसपास, ताकि वो ज़रूरत पड़ने पे उस पानी से आग को बुझा सकते हैं।